करेंगे, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, स्टेट कोटा क्या होता है, स्केड्यूल वगैरह जो बच्चों को पब्लिश होगा। बट मैं सबसे पहले इस वाले वीडियो में क्या करना चाहता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है। बहुत सारे वर्ड्स बच्चे सुनेंगे, वर्ड्स का मैं एग्जांपल देता हूँ। कट ऑफ सुनेंगे, फ्री एग्जिट सुनेंगे, अपग्रेड सुनेंगे, डोमिसाइल सुनेंगे, डीम्ड, डूम्ड, एमसीसी, स्टेट काउंसलिंग, डीजीएसएस, डीजीएमई, स्टेट रैंक, कैटेगरी रैंक, पॉलिटिक्स का मतलब मैं केरला में हूँ, मैं आंध्र प्रदेश में हूँ, मैं बिहार में हूँ, मैं नागालैंड में हूँ। सबके पास दिल्ली कोटा हो सकता है, बस 11 12 अपने लोकल जगह से करने की जगह एनआईओएस से कर लो। अब दिल्ली एनआईओएस का में सेंटर स्टडी दे दो। सेंटर आपको दिल्ली लेना पड़ेगा ना, तो दिल्ली के लिए उसको आपको दिल्ली का कोई तो प्रूफ चाहिए ना। चाचा ताऊ चलेंगे, चलते ही है, तभी ऐसा होता है। गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो सॉरी सॉरी वाला जो खेल है ना, जो हम जिंदगी में बचपन से खेलते आए हैं, सॉरी सॉरी चीटिंग हो गई थी, सॉरी सॉरी टाइम पे नहीं पहुंचा, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। इसका रीजन क्या है, एक मैसिव इंजन चलता है, पीपल आर बीइंग अलॉटेड सीट्स। जितनी बार भी लोग कोर्ट गए हैं, कोर्ट ने कहा माफ कर दो। जब भी उनको जाके एमसीसी बताता है कि सर ये इंप्लीकेशन है, आप यदि चेंज करना चाहते हो बता दो, अभी तो एक लिटिगेशन आई है, इसके बाद आएंगे 30,000 लिटिगेशन, क्योंकि हम उसको वापस करेंगे तो समवन वुड बी एन एग्रीड पार्टी, तो प्लीज डोंट मेक अस डू इट। तो इस केस में मिस्टेक बहुत ज्यादा कॉस्टली है। यदि आपने कुछ गड़बड़ कर दी, आपसे टाइम मिस हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम तक आप चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं, उसके बाद 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट। प्राइवेट कॉलेजेस कैन गो अप टू 35 lakhs पर ईयर? पर ईयर। कौन सा कॉलेज है जिसमें 35 लाख पर ईयर है सर? आज मेरे कान एकदम धन्य हो गए। जरूर। पैसिफिक उदयपुर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ राकेश सर हैं। अब से लेके इस वाले वीडियो से लेके इन कमिंग डेज गवर्नमेंट कम्स अप विद देयर काउंसलिंग प्लान, हम लोग सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वीडियोस रिलीज करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस को कवर करते हुए। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी टू गेट इनटू अ मेडिकल कॉलेज। आपने सारे काम कर दिए हैं, जो मेहनत वाला काम है वो हो गया। पर ये मत समझिए कि काउंसलिंग प्रोसेस इज अ पीस ऑफ केक। इट कैन बी वेरी ट्रबलसम, और यहाँ पे जो गलती है वो रिवर्सिबल नहीं होती है। राकेश साहब, फेयर इनफ, आई वांट टू बी वेरी वेरी क्लियर, द कॉस्ट ऑफ मिस्टेक इज वेरी हाई। यदि आपने मौलाना आजाद का बीडीएस भर दिया एमबीबीएस भरने की जगह, तो आपको बीडीएस मिल जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस को नहीं पता कि आपके पापा का इंडिया में सबसे बड़ा डेंटल हॉस्पिटल है, शायद आप उस वजह से भरोगे। ये आपको फोन करके नहीं बोलेंगे कि सर आप क्या कर रहे हो, आपने 650 नंबर पे बीडीएस क्यों भर दिया। दे जस्ट गिव इट टू यू अज्यूमिंग यू हैव अ सेम माइंड। राकेश सर, वेलकम टू यू, थैंक यू वेरी मच। मैं राकेश सर के हेल्प से ये वाले वीडियोस आपको बताऊंगा। मैं लार्जली इन वाले वीडियोस में एक उत्सुक बालक का काम करूंगा। मैं राकेश सर से सवाल पूछता रहूंगा, राकेश सर सवालों का जवाब देते रहेंगे। आई फाइंड हिम एन एक्सेप्शनल एक्सपर्ट इन दिस मैटर। राकेश सर का एक प्रोडक्ट भी है जीएनसी अनॉट, उनका एक और प्रोडक्ट है एमबीबीएस लाइट हाउस। Thank you, Kapil. Thank you for inviting me to this show, and it's always a pleasure to interact with you. And I'm sure this session is going to be really, really like वो कहते हैं ना quick fire zone where you I know that I'm on the hot seat and you're going to ask me questions. ऑन द हॉट सीट, एब्सोल्युटली। तो मैं राकेश सर क्या करना चाहता हूँ, हम सारी चीजें कवर करेंगे। काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, स्टेट कोटा क्या होता है, स्केड्यूल वगैरह जो बच्चों को पब्लिश होगा। बट मैं सबसे पहले इस वाले वीडियो में क्या करना चाहता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है। बहुत सारे वर्ड्स बच्चे सुनेंगे, ठीक है। वर्ड्स का मैं एग्जांपल देता हूँ। कट ऑफ सुनेंगे, फ्री एग्जिट सुनेंगे, अपग्रेड सुनेंगे, डोमिसाइल सुनेंगे, डीम्ड, डूम्ड, एमसीसी, स्टेट काउंसलिंग, डीजीएसएस, डीजीएमई, स्टेट रैंक, कैटेगरी रैंक, ऑल इंडिया रैंक। तो एक एक करके चलते हैं। पहली चीज, जो बच्चे वर्ड सुनते हैं कट ऑफ, जो इस बार दैट नंबर इज 562। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 562 नंबर किसने बताया कि 562 इज द कट ऑफ दिस ईयर, और इसका मतलब क्या कट ऑफ का? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है आपने कपिल, और यही चीज मैं बात करता हूँ कि देर इज नो वन मार्क विच इज कॉल्ड कट ऑफ। क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करते हैं जिसको की कट ऑफ बोला जाता है कि 562 इज गोइंग टू बी कट ऑफ, एक्चुअली दैट इज एज्यूम्ड कि 28,500 तक के रैंक को ऑल इंडिया काउंसलिंग से जनरल कैटेगरी में अगर कोई एमबीबीएस सीट मिल सकती है, तो दैट इज एज्यूम्ड एज ए कट ऑफ। वेदर इट विल बी 28,000 और इट विल बी 29,000, नॉट प्रिडिक्टेबल एट दिस मोमेंट until and unless गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनएमसी वेरी क्लियरली पब्लिशेस द सीट मैट्रिक्स। राकेश सर, पिछले बार लास्ट राउंड जो था ऑल इंडिया कोटा का, वो कौन सी तारीख को खत्म हुआ था, तो कौन से मंथ में खत्म हुआ था? लास्ट सीट 15 नवंबर 2025 को अलॉट हुई थी, और आप ये मान के चलिए कि उनको ज्वाइनिंग हुई थी उसके बाद फिर स्टेट के स्टे राउंड से, तो 30 नवंबर 2025 को मतलब सीट अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हुआ था फॉर एमबीबीएस। बीडीएस की कुछ स्टेट्स में काउंसलिंग चल रही थी, तो वो बीडीएस की सीट्स करीब करीब आप ये मान के चलिए कि 15 दिसंबर तक चल रही थी। बहुत अच्छी बात है। तो एक्चुअली कट ऑफ क्या होगी, जो हमने रिजल्ट के दिन बता दिया था। आई वॉज लाइव, मैंने कहा स्टूडेंट से 562 के आसपास है, उसका सिंपल सा लॉजिक था 28,500 के आसपास कौन सा स्कोर आ रहा है। पर जो एक्चुअल नंबर होगा वो उस तारीख से पहले पता नहीं चलेगा। कट Absolutely. ऑफ का मतलब जो राकेश सर बोल रहे हैं वो ये है, जनरल कैटेगरी वाले को, जो आप वर्ड सुनते हैं 562, जो पिछले बार 525 था, 2024 में 652 था, 2023 में शायद 610 611 था, दैट नंबर इज ऑल इंडिया कोटा से जनरल कैटेगरी वाले को इंडिया में जो लास्ट सीट अलॉट हुई मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के द्वारा, जो राकेश सर ने पिछले साल बताया 15 नवंबर को ही, वो किस स्कोर पे हुई थी, दैट इज द कट ऑफ, राइट। जिस बट इसका रैंक पे हुई मतलब थी उस रैंक का स्कोर क्या था?
सो द राइट अंडरस्टैंडिंग इज कि जिस रैंक पे हुई, क्योंकि उस रैंक से नीचे वाले रैंक का भी सेम स्कोर था, बट उसको श्योर, अलॉटमेंट हुई। श्योर, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस वाले स्कोर के नीचे कॉलेज नहीं मिलेगा। कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट नॉट ओनली ऑन योर स्कोर, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन योर कैटेगरी, ऑन योर स्टेट. What else is it dependent on? What quota you are applying through? वेरी राइट, Correct, sir? वेरी राइट। सो डोमिसाइल, कैटेगरी एंड कोटा डिसाइड्स फॉर द डोमिसाइल रैंक। कैटेगरी, और मुझे स्टेट यूज नहीं करना चाहिए, मुझे वर्ड डोमिसाइल यूज करना चाहिए। तो हमने पहली चीज डिस्कस की कट ऑफ। तो सर ये बताइए, दूसरी चीज जो स्टूडेंट सुनेंगे, ऑल इंडिया रैंक और स्टेट रैंक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑल इंडिया रैंक वो रैंक है जो आपको एक ऑल इंडिया मेरिट पोजीशन दिखा रहा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर नीट स्कोर, ठीक है, राइट। और नीट स्कोर साथ में टाइप ब्रेकिंग क्राइटेरिया, दोनों चीजों को अप्लाई करके ही आपका एक ऑल इंडिया रैंक बनता है। जहां तक श्योर, स्टेट रैंक की बात है, स्टेट रैंक अभी आपको कोई पब्लिश नहीं होता है। जो आपको आपके रैंक कार्ड पे दिखाई दे रहे हैं दो अलग अलग रैंक, उनमें स्टेट रैंक कोई भी नहीं है। स्टेट रैंक जब पब्लिश होता है, जब आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है, जब रजिस्ट्रेशन होता है, तब स्टेट्स अपनी जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मेरिट ऑर्डर निकालते हैं, उसमें आपको पता लगता है कि आपका कौन सा नंबर पे स्टेट मेरिट नंबर है। वो एक जिसको हम बोलते हैं स्टेट मेरिट लिस्ट, उसमें आपको अपना स्टेट रैंक पता लगता है। तो एलिजिबल का मतलब यह है कि स्टेट सिर्फ उन्हीं के नाम पब्लिश करेगा जिनका उस स्टेट में डोमिसाइल एलिजिबिलिटी है, या उनके वो सबके पब्लिश करेगा और आपको उसके बाद डोमिसाइल प्रूफ करना है? अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई उनका जो रिक्वायरमेंट है अगर वो कंप्लीट नहीं किया है, तो ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो चुका है, तो वो आपका नाम स्टेट मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। बट अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट वहां पे उसकी सपोर्ट में लगाया है, तो यस, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग यू विल हैव टू प्रूव योर क्रेडेंशियल्स विद द ओरिजिनल ऑफ दैट डॉक्यूमेंट विच सपोर्ट्स योर एलिजिबिलिटी फॉर दैट स्टेट। ठीक है, समझ गया, वेरी गुड। तो ऑल इंडिया रैंक हो गया, स्टेट रैंक हो गया, कट ऑफ हो गया। अब बच्चे एक और चीज सुनेंगे, वो है एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एनएमसी के अंडर आती है, नेशनल मेडिकल कमीशन के अंडर। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है क्या सर? मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एक्चुअली एनएमसी के अंडर नहीं आती है, इट कम्स अंडर डीजीएचएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये एक बॉडी है जो कि सीट अलॉटमेंट्स को मैनेज करती है फॉर 3 टाइप्स ऑफ सीट्स: ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ ऑल द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, 100% सीट्स ऑफ ऑल द सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, एंड ऑल द सीट्स ऑफ डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज। बहुत अच्छी बात है। तो आपने डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज बोला, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी उसके अंडर आती है। एनएमसी पेपर कंडक्ट करने का काम एनटीए को देता है, और काउंसलिंग प्रोसेस का काम डीजीएचएस को देता है। डीजीएचएस को दिया है, यस। वेरी गुड। और डीजीएचएस के अंदर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी आती है। डीजीएचएस का काम सिर्फ काउंसलिंग कराना नहीं है, उनके पास और भी काम है, पर एक जिम्मेदारी जो है उनकी यह है कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का गठन करके उसके थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के लिए वो कराते हैं। ये जो सिमिलर पोजीशन है स्टेट पे, सेंटर पे डीजीएचएस है, स्टेट पे इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं जो स्टेट काउंसलिंग कराते हैं? स्टेट के लेवल पे दिस इज कॉल्ड डीजीएमई, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन, हु इज द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी फॉर कंडक्ट ऑफ द मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग। ठीक है, जितने भी हमारे देश में एम्स हैं वो सब सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के अंडर में आते हैं। प्लस आपका जो बीएचयू है, एएफएमसी है और जिपमर है, ये आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन में आते हैं। ये दीज आर सेंट्रली मैनेज्ड इंस्टीट्यूशन, और इनकी सारी सीट्स एमसीसी से ही अलॉट होती है। इसमें कोई भी स्टेट कोटा अलग से सीट अलॉट नहीं करता है। जिपमर में एक इंटरनल कोटा होता है, बट वो भी आपका एक एमसीसी ही उसका प्रोविजन करता है। एएमयू इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक अ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, तो इसको आप सेंट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं क्लासिफाई कर सकते, दिस इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ओके। बट एएमयू का जो अलॉटमेंट है वो एमसीसी करता है या यूपी डीजीएमई करेंगे? नहीं, एमसीसी करेगा। द वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी अलॉटमेंट एमसीसी करता है। ठीक है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन एक वर्ड है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक वर्ड है। यस, हम अब उस तरफ चले जाते हैं। तो एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। विच अदर इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज? मौलाना आजाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो मौलाना आजाद कम्स अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी। विच अदर कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस कम अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी? एलएचएमसी, यूसीएमएस, यूएमसी, आरएमएल, और मतलब ये आपका एक उस प्रीव्यू में आते हैं जो कि आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं। तो ओके, तो इन सब की काउंसलिंग एमसीसी कराएगा, यस, इवन फॉर द स्टेट कोटा। इवन फॉर द स्टेट कोटा। और बाकी जो दिल्ली में कॉलेजेस रह गए, वर्धमान महावीर, बाबा साहब अम्बेडकर और एनडीएमसी, इनकी आईपी यूनिवर्सिटी कराएगा। नहीं, वर्तमान महावीर एक थोड़ा सा बड़ा डाइसी सा नोमेनक्लेचर है।
वर्धमान महावीर एक्चुअली काइंड ऑफ सेंट्रल फंडेड, और आई रियली डोंट नो कि उसको किस किस क्लासिफिकेशन में रखा जाए, बट वर्धमान महावीर की जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी के थ्रू ही होती है, दो इट कम्स अंडर आईपीयू। तो आईपीयू जो अपना स्टेट कोटा करता है वो सिर्फ बीएसए, एनडीएमसी और एक जो आर्मी मेडिकल कॉलेज है, उन तीन कॉलेजेस के लिए ही सीट अलॉटमेंट स्टेट कोटा की आईपीयू करता है। वेरी गुड। तो हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली हैं, अब आगे चलते हैं। डोमिसाइल का क्या मतलब होता है? देखिए, डोमिसाइल का जो टिपिकल टिपिकल मतलब है कि एलिजिबिलिटी टू पार्टिसिपेट फॉर द स्टेट कोटा सीट्स। तो डोमिसाइल इज काइंड ऑफ मतलब एक जनरल टर्म, बट it can depend on multiple factors. It can depend on your residency, it can depend on your education, how many years you have put in education in that state. It can also be based on your qualifying examination, and in some states you will be surprised to know, in some states it can be even due to just being born in that state. For example, Punjab, agar aap Punjab mein if you are born in Punjab, you become eligible for that Punjab quota. So for example, जैसे सर ने कहा, as simplistic as if you were born, you're eligible for state quota in Punjab. तो दिल्ली के अंदर डोमिसाइल क्राइटेरिया है, एज फार एज आई अंडरस्टैंड, आप मुझे करेक्ट करिए, 11th और 12th की स्कूलिंग आपने दिल्ली से की है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिल्ली कोटा, और माय अंडरस्टैंडिंग इज नॉट कंप्लीट। No, this is fairly good understanding, Kapil. The only exception is कि अगर आपने एनआईओएस से किया है और आपने रेगुलर स्कूल से नहीं भी किया है, पर अगर आपका स्टडी सेंटर दिल्ली का है तो भी आप दिल्ली के लिए एलिजिबल होते हो। तो इसका मतलब मैं केरला में हूँ, मैं आंध्र प्रदेश में हूँ, मैं बिहार में हूँ, मैं नागालैंड में हूँ, सबके पास दिल्ली कोटा हो सकता है, बस 11th-12th अपने लोकल जगह से करने की जगह एनआईओएस से कर लो। पर एनआईओएस दिल्ली का में सेंटर स्टडी दे दो। सेंटर आपको दिल्ली लेना पड़ेगा ना, तो दिल्ली के लिए उसको आपको दिल्ली का कोई तो प्रूफ चाहिए ना। अच्छा, ओके, ठीक है। चाचा ताऊ चलेंगे? चलते ही है, तभी ऐसा होता है। ओके, ठीक, अंडरस्टूड। नेक्स्ट चीज मुझे बताइए, राकेश सर हंसे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब नेक्स्ट चीज चलते हैं सर। काफी फिनोमिनल है बाय द वे डोमिसाइल वाली चीज। हमने एक डिटेल वीडियो डोमिसाइल के ऊपर पिछले साल बनाया था। नथिंग हैज चेंज इन दैट वीडियो, यू मस्ट वॉच इट। द लिंक ऑफ दैट वीडियो इज गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। इट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंस्ट्रक्टिव, यू विल फाइंड इट वेरी वेरी यूजफुल। जो भी आप काउंसलिंग प्रोसेस से जाने वाले हैं, दिस इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू विल हैव टू गेट रेडी। हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इस समय पे रेडी कर लेने चाहिए। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, कैन कम एनी टाइम नाउ। एक अपग्रेड का ऑप्शन अवेलेबल होता है जब काउंसलिंग प्रोसेस होता है, स्टेट काउंसलिंग में भी और ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी। अपग्रेड का क्या मतलब होता है, कौन से राउंड्स में अलाउड होता है, कौन से राउंड्स के बाद अलाउड नहीं होता। अपग्रेड का मतलब ये है कपिल की जो आपको सीट अलॉट हुई है, अगर आप उस सीट को होल्ड करके उससे भी अच्छे कॉलेज के लिए एम करना चाहते हैं तो उसको अपग्रेड की डेफिनेशन दी जाती है। कि कहने का मतलब ये है कि यू हैव बीन अलॉटेड अ कॉलेज ए एंड यू से आई आई वांट टू स्ट्राइव फॉर कॉलेज बी। तो आप अगर मान लीजिए आपका मेरिट में नंबर आ जाता है बी, तो ऑटोमेटिकली आपकी ए की सीट कैंसिल होके आपको बी मिल जाएगा। बट अगर आपकी बी में अलॉटमेंट नहीं आती है तो यू स्टिल होल्ड द ए। तो ये अपग्रेड का मतलब होता है कि आप बिना किसी रिस्क के अपने को एक ज्यादा अच्छे कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं। और ये जनरली थर्ड राउंड तक ही अलाउड होता है। थर्ड राउंड तक मतलब कि आपको दो अपग्रेड ऑप्शन अवेलेबल होती हैं, एक फर्स्ट राउंड की और एक सेकंड राउंड की। थर्ड राउंड के बाद आपको कोई अपग्रेड नहीं कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। जो भी आपको थर्ड राउंड में सीट मिल गई आपको वो अलॉट मानी जाती है, उसके बाद आप अपग्रेड नहीं जा सकते। तो मैं उस सीट को छोड़ूंगा तो मेरा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फोरफिट हो जाएगा, और यदि मैं उस सीट को छोड़ के स्टेट कोटा से अलॉटमेंट लेना चाहता हूँ तो मुझे स्टेट कोटा वापस नहीं मिलेगा, या मुझे स्टेट कोटा की सीट भी नहीं मिलेगी? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जो आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट है वो तो सेकंड राउंड के बाद ही होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने सेकंड राउंड में कोई अलॉटमेंट आपको हुई और आपने वो अलॉटमेंट नहीं ली तो भी आपका सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगा एमसीसी में और स्टेट में भी। तो आपको वापस से उसमें री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो मेरी सिक्योरिटी फोरफिट हो रही है और मुझे अपग्रेड भी अलाउड हो रहा है सेकंड राउंड में, दोनों चीजें हो रही है। नहीं, तो अगर आप उस सीट को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट तो होगी ना, पेनल्टी तो लगेगी ना, क्योंकि आपने नहीं, वो एक अपॉर्चुनिटी खराब की ना किसी की। मैं सीट को पकड़ के बैठा हुआ हूँ। मेरा फर्स्ट राउंड में अपग्रेड के लिए मैंने अप्लाई किया था, नहीं मिला। अब सेकंड राउंड में भी मेरे पास वही सीट है, अब मैंने वापस अपग्रेड के लिए अप्लाई किया, तब मेरी सिक्योरिटी फोरफिट नहीं हो रही है, राइट? नहीं, नो। और उसके बाद मुझे जो भी कॉलेज मिलेगा या तो मुझे लेना पड़ेगा या फिर मेरी सिक्योरिटी फोरफिट हो जाएगी। नहीं, पर यहाँ पे एक चीज और भी समझने की जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सिक्योरिटी फॉरफिट हो रही है, आपकी फर्स्ट राउंड की सीट भी कैंसिल हो चुकी है। फर्स्ट श्योर 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 श्योर, मेरा अपग्रेड हुआ तो ऐसा नहीं है कि मैं वापस सॉरी सॉरी गलती से अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दिया था, वो सब नहीं चलता है। एग्जैक्टली exactly। तो आप वापस से जिस सीट से आपने अपग्रेड करना शुरू किया था उस पर आपका कोई क्लेम नहीं रह जाएगा। गाइज मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो सॉरी सॉरी वाला जो खेल है ना, जो हम जिंदगी में बचपन से खेलते आए हैं, सॉरी सॉरी चीटिंग हो गई थी, सॉरी सॉरी टाइम पे नहीं पहुंचा, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। इसका रीजन क्या है?
एक मैसिव इंजन चलता है, पीपल आर बीइंग अलॉटेड सीट्स। जितनी बार भी लोग कोर्ट गए हैं, कोर्ट ने कहा माफ कर दो। जब भी उनको जाके एमसीसी बताता है कि सर ये इंप्लीकेशन है, आप यदि चेंज करना चाहते हो बता दो, अभी तो एक लिटिगेशन आई है, इसके बाद आएंगे 30,000 लिटिगेशन, क्योंकि हम उसको वापस करेंगे तो समवन वुड बी एन एग्रीड पार्टी, तो प्लीज डोंट मेक अस डू इट। तो इस केस में मिस्टेक बहुत ज्यादा कॉस्टली है। यदि आपने कुछ गड़बड़ कर दी, आपसे टाइम मिस हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम तक आप चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं, उसके बाद 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट राकेश सर जस्ट सेड। फ्री एग्जिट वर्ड बच्चे सुनेंगे, वो क्या होता है? फ्री एग्जिट का मतलब ये होता है कि जो जो प्रोविजंस हैं उसमें ये है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में, क्योंकि आप जनरली दो एक से ज्यादा काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं या कर सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट कोटा की भी बात करें तो आप टिपिकली यू कैन पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया कोटा प्लस यू कैन पार्टिसिपेट इन योर ओन स्टेट कोटा। तो गवर्नमेंट आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी समझती है कि अगर आपने दोनों में आपको अलॉटमेंट मिल रही है तो आप अगर चाहें तो दोनों में से एक या दोनों को आप बिना किसी पेनल्टी के छोड़ सकते हैं। दिस फ्री एग्जिट प्रोविजन हैज बीन स्पेशली केप्ट ओनली फॉर राउंड वन। मतलब क्योंकि राउंड वन में सरकार भी ये मानती है कि आप शायद इस बात की क्लियरिटी नहीं हो पाती कि आप स्टेट से सीट लेना चाहेंगे या सेंटर से सीट लेना चाहेंगे, और हो सकता है कि आपको दोनों जगह से अलॉटमेंट मिल जाए। तो वो आपको अलाउ करते हैं कि आप एक या सभी अलॉटमेंट्स को छोड़ दीजिए बिना किसी पेनल्टी के। कोई आपको फाइनेंशियल पेनल्टी या कोई अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होता है। तो फाइनेंशियल पेनल्टी जो आपके ऊपर मैक्सिमम लग सकती है, दैट इज फॉरफीटिंग द सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता है अलग अलग काउंसलिंग्स के लिए सर? जो गवर्नमेंट का जो अगर आप गवर्नमेंट सीट्स के लिए कंपीट करना चाहते हैं तो टिपिकली जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो सेंट्रल काउंसलिंग का 10,000 रुपया होता है। मैक्सिमम स्टेट्स में भी 10,000 रुपया होता है एक्सेप्ट यूपी। यूपी में 30,000 रुपया होता है। ओके। और मुझे ये बताइए कि दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी, दिस इज नॉट द केस फॉर एससी एसटी ओबीसी, राइट? यस, वहां पे उनको सब्सिडाइज्ड होता है, तो दैट इज 5,000 फॉर ओबीसी एससी एंड एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उनका स्टेट में कवर हो जाता है, पर डीम्ड का स्टेट में कवर नहीं होता, राइट? यस, डीम्ड का सिर्फ कर्नाटका एक स्टेट ऐसा है जहां पे कुछ डीम्ड जो है वहां के उनमें कुछ स्टेट कोटा की सीट्स होती हैं, तो वो बट दैट इज ओनली फॉर द कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट्स ओनली। वहां पे आप दिल्ली का बच्चा वहां पे जाके कर्नाटका के डीम्ड कॉलेजेस में कर्नाटका स्टेट काउंसिलिंग की जो केईए कंडक्ट करता है उसके थ्रू सीट अलॉटमेंट सीख नहीं कर सकता। सिर्फ वहां की प्राइवेट में ही आप नॉन डोमिसाइल स्टेटस के साथ अलॉटमेंट सीख कर सकते हैं। ठीक है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है उनके अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता है? 2 लाख रुपया होता है। 2 लाख रुपए होता है, ठीक है। अब मुझे क्विकली एक चीज और बता दीजिए, रेंजेस बता दीजिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फीस कितनी वेरी करती है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस कितनी वेरी करती है, और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस की लोएस्ट और हाईएस्ट क्या है, और किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? जो हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो सबसे सस्ते एम्स हैं जहां पे कि 100 रुपए महीने की फीस है। तो इट्स लाइक दैट, और इट गोज अप टू मैक्सिमम विच इज कॉस्टलीस्ट इज इन उत्तराखंड विच इज अबाउट 1.6 lakhs पर एनम। और अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की एक बात सेकंड करें। सर, यहाँ पे रुक जाइए। आपने सुना होगा, मैंने तो सुना है हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा में क्या चक्कर है सर गवर्नमेंट कॉलेज फीस का? देखिए, हरियाणा में चक्कर जो है ना वो ये है कि वो ये कहते हैं कि वी आर एज्यूमिंग कि आपको डॉक्टर बनाने में हमें 10 लाख रुपए एक साल का लग रहा है। ओके। तो हमें टोटल 45 लाख रुपया लग रहा है, जिसमें से हम अभी आपसे सिर्फ 80,000 रुपया ले रहे हैं साल का। और बाकी जो अमाउंट बना इसमें वो एक्चुअली थोड़ा सा इंक्रीमेंट भी रखते हैं 10% का। तो जो टोटल अमाउंट आपसे हमने लिया, जो बाकी बचा वो आपका एक किस्म से हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है। वो लाइबिलिटी हम तब तब पे आउट मानेंगे जब आप हमारी बॉन्ड कंडीशन को मीट करेंगे। अब वो जो बॉन्ड कंडीशन है ये मेरे ख्याल में एक अलग टॉपिक है कपिल, क्योंकि बॉन्ड सर्विस बॉन्ड की जब हम बात करते हैं ये एक बहुत अलग प्रोविजन है। लोगों को नहीं समझ आता है कि उसमें क्या क्या अलग अलग कंडीशंस और टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है। प्राइवेट कॉलेजेस में फीस कितनी वेरी करती है? प्राइवेट कॉलेजेस में अगर हम अक्रॉस इंडिया की बात करेंगे तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट आ जाता है कि बहुत सारे स्टेट्स में प्राइवेट कॉलेजेस में वो सब्सिडाइज्ड सीट्स रखते हैं अपने लोकल स्टूडेंट्स के लिए, जिसको वो गवर्नमेंट कोटा बोलते हैं। और कुछ स्टेट्स में गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी वो अपने स्टेट्स के बच्चों के लिए मैनेजमेंट सीट्स रखते हैं। बट मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि वहां पे कॉलेज के लेवल पे कोई एडमिशन होगा, एडमिशन वो काउंसलिंग से ही होगा। बट दे आर हायर फीस, दे आर हायर फीस स्ट्रक्चर सीट्स। तो अगर हम प्राइवेट की बात करें वैसे एक जनरल में, तो आप ये मान के चलिए कि प्राइवेट में कम से कम फीस स्ट्रक्चर आपका मतलब अगर आप नॉन सब्सिडाइज सीट्स की बात करेंगे तो 8 लाख से शुरू होके प्राइवेट कॉलेजेस कैन गो अप टू 35 lakhs पर ईयर? पर ईयर।
कौन सा कॉलेज है जिसमें 35 लाख पर ईयर है सर? आज मेरे कान एकदम धन्य हो गए। जय हो। पैसिफिक उदयपुर। पैसिफिक उदयपुर। सिर्फ पैसिफिक उदयपुर? नेक्स्ट वाला कौन से नंबर पे है? ये तो पैसिफिक में तो हाँ, ये बस एक रिकॉर्ड ही है वैसे। उसके उसके नीचे क्या नंबर है? उसके नीचे देखिए, सबसे हाईएस्ट जो फीस है वो सिर्फ कर्नाटक राजस्थान में ही है। अगर हम राजस्थान को एक्सक्लूड कर दें इस प्रोविजन से, तो आप ये मान के चलिए कि अप टू 25 लाख की आप सेफली फीस कह सकते हैं कि 25 लाख तक प्राइवेट कॉलेजेस की फीस होती है। I've heard DY Patil is also reasonably expensive. DY Patil में फीस कितनी होती है सर? डीवाई पाटिल इज ए डीम्ड। तो DY डीएम Patil की is जो फीस स्ट्रक्चर है, वो अगर हम सिम्बॉयसिस को छोड़ दें क्योंकि वो सिर्फ गर्ल्स का है, तो अदरवाइज हम बात करें तो डिवाइड मतलब डीम्ड में जो फीस स्ट्रक्चर शुरू होगा वो 16.5 लाख रुपए से शुरू होके इट गोज अप टू 30 लैक्स। हाँ। तो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। आप 16.5 लाख और 30 लाख सुन के खुश हो रहे होंगे, तो ये सर एनुअल बता रहे हैं। ठीक है। यस, एंड तो पेबल फॉर 4.5 ईयर। पेबल फॉर 4.5 ईयर, तो 16.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4.5, ये प्लस करीब करीब हॉस्टल। 70-75 लाख रुपए हो गया है ना। और इसके अलावा अकोमोडेशन, लॉजिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा वो उसके ऊपर होंगे, राइट? यस। जब राकेश सर बता रहे हैं 30 लाख फीस किसी डीम कॉलेज के अंदर, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रोक्सीमेटली 1.35 करोड़ 4.5 years, और उसके ऊपर बोर्डिंग लॉजिंग एंड एट सम प्लेसेस इवन बोर्डिंग लॉजिंग एक्सपेंसिव कैन ऑल्सो बी। एक वर्ड बच्चे सुनेंगे मॉप अप राउंड, एक वर्ड बच्चे सुनेंगे स्ट्रे राउंड। तो राकेश सर एक चीज बताइए, अब बच्चे एक और चीज सुनेंगे या उन्होंने सुनी होगी, मॉप अप राउंड और स्ट्रे राउंड। और बड़ी उम्मीद होती है लोगों की जिनका उतना अच्छा स्कोर नहीं है या बॉर्डर लाइन से नीचे है, बॉर्डर लाइन पे है, कि मॉप अप या स्ट्रे में मिल जाएगा। तो मॉप अप और स्ट्रे जो वर्ड है, ये कहाँ से आए, इसके बारे में बताइए। ये राउंड्स होते क्या है, अभी भी हो रहे हैं या ये कोई पुरानी भाषा चली आ रही है आज भी? ये एक बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है कपिल, और इंसिडेंटली बहुत सारे बच्चे और काउंसलर्स ये बात नहीं समझते हैं कि मॉपअप राउंड क्या था। मॉपअप राउंड की हिस्ट्री क्या थी कि आज से 5 साल पहले तक एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है, जो सेंट्रल काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा की होती है, वहां पे सेकंड राउंड की अलॉटमेंट के बाद अगर जो बच्चा ज्वाइन नहीं करता था, तो जो सीट खाली रह जाती थी ऑल इंडिया कोटा से, वो वापस अपने स्टेट जिस कॉलेज का, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आरएनटी उदयपुर की सीट सेकंड राउंड में जिसको अलॉट हुई उसने नहीं ज्वाइन की, तो वो वापस स्टेट काउंसलिंग में चली जाती थी। ऑल इंडिया कोटा एमसीसी उसको अलॉट नहीं करता था, तो स्टेट के लेवल पे उसको मॉपअप बोल दिया जाता था। पर मॉप अप ऑल इंडिया लेवल पे नहीं होता। ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया कोटा पे थर्ड राउंड में एमसीसी उस टाइम पे अलॉटमेंट नहीं करता था, सिर्फ डीएम की करता था। अंडरस्टूड, ठीक है। तो अब क्या है, मुझे याद है जब वो जजमेंट आया था, इट वाज क्वाइट फिनोमिनल। तो काफी सारे जो स्टेट्स हैं जिनके अंदर कट ऑफ बहुत हाई जाती है, वो लोग कंप्लेन करते थे कि यार ये हमारे साथ नाइंसाफी है। मेरी क्या गलती है कि मैं हरियाणा में पैदा हुआ या बिहार में पैदा हुआ? तो इट गेव एन अपॉर्चुनिटी फॉर दो स्टूडेंट्स कि आपको ऑल इंडिया कोटा से जब सीटें वापस रिपैट्रिएट होना बंद हो गई, ये रूल बन गया कि जो ऑल इंडिया कोटा की सीट है वो सारी की सारी ऑल इंडिया के थ्रू ही अलॉट होगी। दैट इज व्हाट द जजमेंट वाज, राइट, इन यस 2020। एग्जैक्टली। तो इसीलिए थर्ड राउंड जो मॉपअप बोलते थे वो खत्म हो गया। अब मॉपअप इज नो लॉन्गर अ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी, इट इज अ राउंड 3 ओनली। ठीक है। ना स्टेट पे ना ऑल इंडिया पे देयर इज नथिंग कॉल्ड मॉप अप राउंड नाउ। नो, ठीक टेक्निकली है। देयर इज नो मॉपअप। ठीक है। तो ऑल इंडिया पे राउंड वन होता है, राउंड टू होता है, राउंड थ्री होता है, और उसके बाद स्ट्रे राउंड होता है। यस। इसको स्ट्रे क्यों बोलते हैं? जो भी बच गया उसको अलॉट करना है। नहीं, जो भी बच गया वाली बात नहीं, स्ट्रे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो सीट्स थी, अगर आपके पास उसके कैंडिडेट नहीं होंगे तो इस राउंड में वो सारी सीट्स अपनी वर्टिकल कैटेगरी में क्लैश करेंगी। वाओ, वाओ। स्टूडेंट्स, आई डोंट नो इफ यू विल हियर दिस फ्रॉम एनीवन। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एक जो आप लोगों ने सुना होगा वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, पर सिर्फ वो वाला हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं है। और भी सर, ऑल इंडिया पे भी और भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होते हैं, स्टेट पे ही होते हैं? ऑल इंडिया के लेवल पे नहीं होती, स्टेट के लेवल पे मल्टीपल हॉरिजॉन्टल हो सकती है। ठीक है। तो स्टेट पे जो भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यदि क्वालिफाइंग कैंडिडेट नहीं मिला, तो वो जो वर्टिकल है यानी ईडब्ल्यूएस के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लगा होता है, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को अलॉट हो जाएगा। दैट इज व्हाट स्ट्रेट राउंड इज। फैंटास्टिक। एंड सिमिलरली ये जो सारे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस हैं, चिल्ड्रन ऑफ वॉर विडोज इस टाइप के भी होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स कोटा वगैरह भी होते हैं, दीज आर ऑल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। दीज आर नॉट वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन स्टूडेंट्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। there is no other vertical reservation at least in all India quota. State quota में vertical reservation BCA, BCB वो सब भी होता है। यस एब्सोल्युटली। वाह, आज मुझे नई इन्फॉर्मेशन, एवरी टाइम आई मीट राकेश सर मुझे कुछ नई चीज पता चलती है। दैट इज वेरी कूल। आई थिंक सर हमने काफी सारी चीजें कवर कर लिया। मैं आपसे दो तीन चीजें और समझना चाहता हूँ।
तो राकेश सर, जब काउंसलिंग चल रही होती है तो मैं आपसे एक शब्द सुनता हूँ कि कपिल मैं सीट मैट्रिक्स का वेट कर रहा हूँ। सीट मैट्रिक्स क्या होती है? बेसिकली सीट मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंट सीट्स इन अ गिवन इन अ कॉलेज अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स इन द रिजर्वेशन कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम कहते हैं एम्स दिल्ली, तो एम्स दिल्ली में अगर 125 टोटल सीट्स हैं तो उसका डिवीजन होगा कि परसेंटेज ऑफ उसका रिजर्वेशन के हिसाब से कितनी सीटें ईडब्ल्यूएस को जाएंगी, कितनी सीटें ओबीसी को जाएंगी, कितनी सीटें एससी को जाएंगी, कितनी सीटें एसटी को जाएंगी और कितनी सीटें ओपन बचेंगी। तो टिपिकली क्या होता है कि क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है और वर्टिकल रिजर्वेशन भी है, तो यहाँ पे सीट रोस्टर बनता है। सीट रोस्टर बनने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल 7.5% फॉर एसटी। नाउ इफ आई अज्यूम कि 100 सीट्स हैं किसी कॉलेज में, तो 7.5 मीन्स आप 7.5 बच्चे तो नहीं ले सकते। तो आप क्या करते हो, एक साल में वो 7 और एक साल में 8। दूसरी तरफ उसी चीज को जब आप 15% ऑल इंडिया कोटा को देखते हो, फॉर एग्जाम्पल एसएमएस जयपुर में अगर 250 सीट है तो उसकी 15% सीट्स को देखोगे तो दैट विल बी अ फ्रैक्शन, दैट विल नॉट बी इंटीजर। तो वो क्या करते हैं, वो एक सीट रोस्टर बनाते हैं कि एक साल में ये काउंट होगा, एक साल में ये इंटीजर काउंट होगा। और ये बहुत रेलेवेंट होता है कपिल, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। पिछले साल मेरे पास एक बच्चा आया था, रैंक 47, एंड ऑब्वियसली उसका क्वेश्चन था कि सर क्या मुझे एम्स दिल्ली मिल सकता है? एंड द आंसर वाज लेट्स वेट फॉर द सीट मैट्रिक्स। व्हाई? क्योंकि 2024 में 46 सीट्स थी, 2023 में 49 सीट्स थी ओपन में, और 2025 में 48 सीट्स थी। तो ऑब्वियसली जब सीट मैट्रिक्स 48 आ गया तो वी वर श्योर कि द चाइल्ड इज गेटिंग इनटू एम्स दिल्ली। सो सीट मैट्रिक्स इज अ वेरी क्रिटिकल concept to plan your admission. फाइनल दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये भी बच्चे सुनेंगे। वन इज कॉल्ड चॉइस फिलिंग एंड वन इज कॉल्ड चॉइस लॉकिंग। काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर ये दो टर्म्स का क्या मतलब है? चॉइस फीलिंग का मतलब ये होता है कि जो कॉलेजेस उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनमें सीट वैकेंसीज हैं, उन कॉलेजेस को आपको नेसेसरली एक फोर्स रैंकिंग देनी पड़ती है। फोर्स रैंकिंग का मतलब आपको उन कॉलेजेस को 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में डालना पड़ता है। रुक आपको जाइए कम से राकेश सर, बच्चों ध्यान से सुन लेना। उन्होंने कहा फोर्स्ड रैंकिंग देनी पड़ती है। मैं आपको बता देता हूं, ये रैंकिंग भारत सरकार ने नहीं दी है। ये रैंकिंग मेडिकल काउंसिल या फिर एनएमसी वगैरह ने नहीं दिया है। ये इतनी सी बात है कि एक साल ऐसा हुआ था कि एक बच्चे को एम्स वैली मिल सकता था और उसने डिसाइड किया एचजी सेट जाने का, और एक साल बच्चे को एम्स वैली मिल सकता था और उसे बेलगाम में कॉलेज ज्वाइन कर लिया था फॉर वट एवर रीजन, राइट? दीज पीपल प्रॉब्ली माइट बी रनिंग वेरी वेरी बिग हॉस्पिटल्स इन मुंबई एंड बेलगाम, वट एवर बी द रीजन। तो स्टूडेंट ने फोर्स किया कि मुझे एचजी सेट पहले चाहिए, और उसके बाद उसे शायद हो सकता है कुछ भी ना भरा हो, या हो सकता है उसके बाद एम्स वैली या बाकी चीजें भर दी। तो दिस इज व्हाट राकेश सर इज सेइंग। फोर्स्ड रैंकिंग कर रही है वो। आप उसे कम्युनिकेट कर रहे हैं सिस्टम को कि यदि यहाँ पे सीट अवेलेबल हो तो सबसे पहले मुझे एसजी सेट चाहिए, उसके बाद मुझे एम्स वैली चाहिए। फेयर इनफ राकेश यस, सर? एब्सोल्युटली। तो आपको कम से कम एक कॉलेज को वहां पे फिल करना जरूरी होता है इफ यू वांट टू से आई वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस काउंसलिंग। अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं की है, एक कॉलेज की भी चॉइस फिलिंग नहीं की है, तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्टिसिपेंट ऑफ दैट राउंड। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट राउंड के बाद बहुत सारे बच्चे वहां पे अपग्रेड भर के आ जाते हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे, पर बाद में वो कहते हैं कि सर अब हमें अपग्रेड नहीं जाना है। तो क्या मुझे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए आपको, सिर्फ चॉइस फिलिंग मत कीजिए, आप यू विल बी मतलब एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट राउंड। तो पार्टिसिपेशन के लिए आपको कम से कम एक कॉलेज को रैंक उसमें डाल, मतलब उसको अपनी चॉइस डालनी जरूरी होती है, और मैक्सिमम आप सभी कॉलेजेस को वहां पे रैंक ऑर्डर में डालते हो। अब ये जो रैंक ऑर्डर है, आपने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में जरूर दीजिए, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि वो अलॉटमेंट में इस चॉइस फिलिंग का क्या रेलेवेंस होता है, कैसे बच्चे को वो सीट अलॉटमेंट मिलती है। वो बहुत अच्छा आपने उस वीडियो को बनाया था। वो बच्चे को जरूर देखना चाहिए कि अल्टीमेटली सीट अलॉटमेंट का लॉजिक क्या होता है, क्योंकि जो अल्टीमेट जो आपकी चॉइस फिलिंग है उसी के बेस पे आपको सीट अलॉटमेंट होने वाली है। जैसे हमने शायद वीडियो के शुरू में एक बात की थी कि अगर 1836 रैंक एम्स राजकोट में सीट ज्वाइन कर चुका था और उसके बाद उससे गलती से बीडीएस भरा गया, तो वो कंप्यूटर वहां पे उसको ये पूछने नहीं आ रहा है कि आप एमबीबीएस छोड़ के बीडीएस क्यों ले रहे हैं। उसको वो सिंपल उसको अपग्रेड ही दिखाएगा, वहां पे उसको दिखाएगा कि सीट हैज बीन अपग्रेडेड। नाउ फॉर यू इट कैन बी वेरी फनी कि हाउ कैन अ बीडीएस बी एन अपग्रेड फ्रॉम एमबीबीएस, बट द पॉइंट इज यू आस्क फॉर इट, सो यू गॉट इट। गॉट इट, या। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जब आपकी काउंसलिंग प्रोसेस चालू हो जाएगी, जब आप चॉइस फिल कर सकते हैं, टिपिकली चॉइस फिलिंग आप इमीडिएटली कर सकते हैं जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, पर चॉइस लॉकिंग इज नॉट अलाउड इमीडिएटली। सर, चॉइस लॉकिंग कब अलाउड होती है? ऑब्वियसली आपको इमीडिएटली अलाउ कर दिया और फिर 7 दिन तक आप दुखी बैठे हुए कि सर मैंने गलत लॉकिंग कर दी। तो लॉकिंग कौन से दिन अलाउड होती है और चॉइस फिलिंग कब से अलाउड होती है? एक्चुअली चॉइस लॉकिंग अब बहुत ज्यादा रेलिवेंट
जनरलाइज नहीं रही है। सिर्फ यूपी एक ऐसा स्टेट है, या कुछ दो स्टेट्स, बिहार भी है शायद, जो कि चॉइस लॉकिंग को कंपल्सरीली बोलता है। अदरवाइज आपको बटन दबाना है जाके कोई, अदरवाइज आप यस, मान लेते हैं जो फिल है वो लॉक्ड है। अदरवाइज यस, योर चॉइस फिलिंग इज ऑटोमेटिकली चॉइस लॉक। एक टाइम के बाद एमसीसी या जो भी चॉइस, जो भी आप स्टेट्स में चॉइसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर वहां पे मैंडेटरी चॉइस लॉकिंग नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं कि चॉइस लॉकिंग इज नॉट मैंडेटरी। देयर आर सम स्टेट्स लाइक यूपी, जैसे मैंने आपको बताया, वहां पे चॉइस लॉकिंग जरूरी होती है। तो उसका वो आपको टाइम भी बताते हैं कि आपको कब के बीच में आपको चॉइस लॉकिंग एक्टिवेट होगी और वो करनी जरूरी होती है। तो अगर आप ऑटो सेंट्रल काउंसलिंग की बात करें, अगर हम एमसीसी की काउंसलिंग की बात करें, वहां पे अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दी है तो वो ऑटो लॉक मानी जाएंगी एक पर्टिकुलर डेट ऑफ एंड ऑफ चॉइस फिलिंग के बाद। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि 31 जुलाई 2026 एंड ऑफ चॉइस फिलिंग डेट है, तो उस टाइम के बाद ऑटोमेटिकली चॉइस आपकी लॉक मानी जाएगी। वाह, राकेश सर, हमने बहुत सारी चीजें कवर की। इस वाले वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। हमने टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी कवर की। एमसीसी क्या है, डीजीएचएस क्या है, डीजीएमई क्या है, डीम्ड क्या है, डोमिसाइल क्या है, अपग्रेड क्या है, फ्री एग्जिट क्या है, कट ऑफ क्या है, स्टेट रैंक, ऑल इंडिया रैंक, मॉप अप राउंड, स्ट्रे राउंड, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, सीट मैट्रिक्स। आप इन वर्ड्स को बार बार सुनेंगे। यू कैन ऑलवेज रेफर बैक टू दिस वीडियो फॉर एन ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट दीज वर्ड्स एक्चुअली मीन। आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये कवर करेंगे कि आपका स्केड्यूल टिपिकली किस तरह से दिखाई देगा, एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग के बीच में किस तरह से कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन होगा, तब जाके वो कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक डाउन कर जाता है और उसका इंप्लीकेशन एस्पिरेंट्स के ऊपर क्या होता है। और भी बहुत सारी चीजें कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में। पर्पस ये है वी मेक यू इन्फॉर्म, और अजम्पशन ये है कि यदि आप इन्फॉर्म्ड हैं देन यू विल मेक बेटर डिसीजंस। हमारे साथ राकेश सर हैं, फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर। आई ट्रस्ट हिम व्हेन ही सेज समथिंग एंड व्हेन इट कम्स टू काउंसलिंग प्रोसेस फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज। थैंक यू सो मच राकेश सर। प्लेजर कपिल।